जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम महात्मा गांधी जी के वो सफ़र आप सभी लोगों के बीच में लाया हूँ जो महात्मा गांधी जी जब भारत से जाकर दक्षिण अफ्रीका में 22 साल गुजार कर और उसके बाद बहुत रिच जो है एक्सपीरियंस लेकर जब भारत लौटते हैं, आज उसी का हम दास्तान आप लोगों के बीच में सुनाने जा रहा हूँ। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 22 वर्ष तक गुजारे थे। जो 22 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी जब गुजारे थे वहाँ पर, तो उसके बाद उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला था, रिच एक्सपीरियंस मिला था, अच्छा अनुभव मिला था। वो अनुभव कहीं ना कहीं भारत में अब गांधी जी प्रयोग करने वाले थे। और गांधी जी 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं, तो गांधी जी उसी समय से हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाने लगते हैं। तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है हम 9 जनवरी को मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं? गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से यहाँ पर वापसी, जो दक्षिण अफ्रीका से अर्थात भारत में वापसी हुआ, तभी से हम भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। जब गांधी जी वापस आ गए भारत में, तो क्या करने लगे ये कि इनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो गुरु थे वो राजनीतिक गुरु थे। कौन गुरु थे? राजनीतिक। जो राजनीतिक गुरु थे वो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये राजनीतिक गुरु थे। और इन्होंने कहा कि जो है गांधी जी से कि आप पहले भारत को समझिए, भारत के आओ हवों को समझिए, यहाँ की स्थिति को आप भांपिए, उसके बाद अपना मुंह खोलना। तब तक मुंह ना खोलना जब तक भारत की स्थिति को समझ ले लेना कि प्रॉब्लम है क्या, भारत में समस्याएं है क्या। तो पहले समस्या से रूबरू होना। इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने शिष्य गांधी जी से कहा था कि मुंह बंद रखना। और अब हम बात कर दें तो 1916 में लखनऊ कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1916 में लखनऊ कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, लखनऊ कांग्रेस का अधिवेशन उसमें अधिवेशन में एक राजकुमार शुक्ल थे जो बिहार के रहने वाले थे। जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। ये राजकुमार शुक्ल इसी लखनऊ अधिवेशन में 1916 में थे। तभी गांधी जी से 1916 के अधिवेशन लखनऊ में मुलाकात होती है राजकुमार शुक्ल से। राजकुमार शुक्ल गांधी जी को कहते हैं कि आप बिहार में बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ी समस्या है, आप उस समस्या पर कुछ न कुछ आप एक्शन लीजिए, कुछ न कुछ फैसला लीजिए, कुछ करिए। तो राजकुमार शुक्ल की जो है इजाजत से, राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गांधी जी पहली बार बिहार पहुंचते हैं। और बिहार जब पहुंचते हैं तो वहां पर एक पद्धति थी, ये 1917 की बात है। तो 1917 में बिहार जब गांधी जी पहुंचते हैं तो वहां पर एक प्रॉब्लम थी। जो एक चंपारण जिला है बिहार में, चंपारण जिला, तो चंपारण जिला पड़ता है बिहार में। तो चंपारण जिला में एक समस्या थी। वहीं से गांधी जी ने एक नया जो है तकनीक अपनाया। और वो वहां अंग्रेजों ने क्या कर रहे थे, एक पद्धति था तिनकटिया पद्धति। तिनकटिया पद्धति था। इस पद्धति से बिहार की जनता बहुत त्राही कर रही थी। ये तिनकटिया पद्धति है क्या? तिनकटिया पद्धति यह था कि इसमें इसे मान लीजिए 1 बीघा खेत है, 1 बीघा खेत में 20 बिस्वा हुआ, तो 1/3 पर कह रहे थे वो कि 1/3 पर आपको जरूर से जरूर नील की खेती करना है। नील की खेती करने के लिए मजबूर कर रहे थे अंग्रेज। और नील की खेती की क्या दिक्कत थी किसानों का? नील की खेती से जो पैदावार था बहुत कम हो जाता था। अर्थात जो मिट्टी थी उस मिट्टी का पीएच मान बहुत ज्यादा हो जाता था। पीएच मान समझते होंगे आप लोग। पीएच मान वो मान होता है जो किसी भी एसिड और बेस की जो है मात्रा को निर्धारित करता है। मतलब कितनी इसमें एसिड है, कितना बेस है, अर्थात कितना अम्ल और क्षार है। अम्ल क्षार की जो है इसे पहचान किया जाता है पीएच मान से।
तो अम्ल या क्षार जब तक हम अम्लता हो जाएगी मिट्टी में, तो कहीं ना कहीं उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाएगी। इसी की वजह से किसान इससे थोड़ा दबते थे। लेकिन अंग्रेज नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे कि 20 बिस्वा में 3 बिस्वा में जरूर खेती करिए नील की खेती। इसीलिए जो है जब विरोध किया तो गांधी जी ने उस जो है विरोध का जो है अपना प्रश्न लेकर और खड़े हो गए। और इसी तिनकटिया पद्धति को गांधी जी ने जो है 1917 में चंपारण में चलाया आंदोलन। उसके बाद तिनकटिया पद्धति को अंग्रेजों को वापस लेना पड़ा, मजबूर होना पड़ा। और गांधी जी की पहली जीत यही थी। अर्थात गांधी जी ने 1917 में पहले चंपारण बिहार में तिनकटिया पद्धति से अंग्रेजों से जो है वो फैसला को वापस लेना पड़ा था अंग्रेजों को। गांधी जी की पहली जीत थी। फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो गांधी जी ने क्या किया, 1 जनवरी 1917 को गांधी जी ने 1 जनवरी 1917 को जब आए थे, तो जब फर्स्ट टाइम आए थे जब वहां, तो साबरमती आश्रम की स्थापना की थी गांधी जी ने। साबरमती आश्रम मतलब कब स्थापना किया था, 1 जनवरी 1917। 1 जनवरी 1917 को साबरमती आश्रम। तो साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कब किया था, 1 जनवरी 1917 को साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किया था। अब गांधी जी का क्या अगला फैसला था, गांधी जी एक बार 1924 कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी एक बार ही अधिवेशन में शामिल हुए थे। कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी पहली बार शामिल हुए थे 1924 में। और यही अधिवेशन जो है ये बेलगांव का अधिवेशन कहते हैं। कहाँ का, बेलगांव कर्नाटक पड़ता है। तो बेलगांव का अधिवेशन गांधी जी ने किया था, यही कांग्रेस का अधिवेशन में शामिल, बेलगांव के अधिवेशन में शामिल हुए थे। और ये पड़ता है कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। और गांधी जी का महत्वपूर्ण और कौन काम था, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका में गांधी कितने बिताए थे, लगभग 22 वर्ष। 21 वर्ष कुछ महीने बिताए थे, तो लगभग 22 वर्ष हम कहेंगे कि गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका में 22 वर्ष बिताए थे। गांधी जी की और कुछ बातें कर ले हम। गांधी जी की एक आत्मकथा है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये 1925 में लिखा था, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो आत्मकथा गांधी जी की क्या है, आत्मकथा। गांधी जी की आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ या सत्य के मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, याद रखना है। गांधी जी की क्या है, आत्मकथा है। ठीक है। तो गांधी जी कब लिखा था, 1925 में। सत्य के साथ मेरे प्रयोग गांधी ने बुक लिखा था 1925 में। और गांधी जी कुछ महत्वपूर्ण बात की है। गांधी जी जो है राम राज्य के युगल सिद्धांत के जो बहुत बड़े फॉलोअर थे। ये राम राज्य के युगल सिद्धांत क्या है, उनके साथ राम राज्य का युगल सिद्धांत है सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा, ये गांधी जी का मेन सिद्धांत था राम राज्य का। अगर कहा जाए राम राज्य का सिद्धांत गांधी जी का, तो राम राज्य का जो सिद्धांत था गांधी जी का, वो सत्य और अहिंसा था। मतलब सत्य बोलेंगे और हिंसा नहीं करेंगे, अर्थात अहिंसा। तो गांधी जी का जो सिद्धांत था राम राज्य का युगल सिद्धांत, तो राम राज्य का युगल सिद्धांत सत्य और अहिंसा था गांधी जी का, याद रखना। और गांधी जी के प्रमुख उपनाम की बात करें हम, किसने क्या दिया है ये ध्यान दें हम। तो गांधी जी के प्रमुख उपनाम की बात करें, यहां पर ध्यान देना, यहां पर उपनाम, कौन उपनाम, वो गांधी जी के प्रमुख उपनाम। गांधी जी के प्रमुख उपनाम, जैसे हम बात करें कि इनको जो है राष्ट्रपिता किसने कहा, तो गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था किसने, जानते होंगे सभी लोग, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। कहां कहा था, सिंगापुर से रेडियो प्रसारण हुआ था 1942 में। जब करो मरो का नारा देकर चले गए थे वहां, तो रेडियो प्रसारण में सिंगापुर से, किसमें, रेडियो प्रसारण। तो रेडियो प्रसारण में सिंगापुर से जो है सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता गांधी जी को संबोधित किया था। अगर हम कहें बापू, तो गांधी जी को बापू कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था, पीटी नेहरू ने, अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बापू कहा था पंडित जिसको, महात्मा गांधी को। अगर हम महात्मा की बात करें कि महात्मा किसने कहा था गांधी जी को, वाह क्या बात है, महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने
गांधी जी को क्या कहा था? महात्मा कहा था। क्या कहा था? महात्मा। अगर कहें मलंग बाबा, ये मलंग बाबा किसने कह दिया था? मलंग बाबा, मलंग बाबा कहा था गांधी जी को। कौन? कबायलियों ने कहा था। और जो खुदाई खिदमतगार था, खुदाई खिदमतगार भी इसी में आता है। खुदाई खिदमतगार, क्या कहते हैं उसे? खिदमतगार, खिदमतगार। तो खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार, और ये कबायलियों के द्वारा मलंग बाबा गांधी जी को कहा गया था। अर्धनग्न फकीर, अगर हम बात करें अर्धनग्न फकीर, तो ये अर्धनग्न फकीर गांधी जी को किसने कहा था? वो कहा था विस्टन चर्चिल ने। क्या कहा था? विस्टन चर्चिल ने। विस्टन चर्चिल ने जो है गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। याद रखना, कंपटीशन में आता रहता है, हर पेपर में आता रहता है, चाहे जो पेपर दीजिए, ये सब प्रश्न जरूर गांधी जी के ऊपर आते रहते हैं। ठीक है। और खादी बोर्ड की स्थापना गांधी जी ने 1923 में किया था। खादी बोर्ड की स्थापना, तो खादी बोर्ड की स्थापना गांधी जी ने कब किया था? 1923 में। कब किया था? 1923 में। तो 1923 में गांधी जी ने खादी बोर्ड की स्थापना किया था। तभी चरखा चलाने वाली बात गांधी जी का था, स्वदेशी कैसे अपनाया जाए, सही है, विदेशी को त्यागा जाए, ये गांधी जी का जो 1923 में था। चरखा संघ की स्थापना, चरखा संघ की स्थापना भी गांधी जी ने किया था। चरखा संघ की स्थापना, तो चरखा संघ की स्थापना गांधी जी ने 1925 में किया। 23 सितंबर 1925 को गांधी जी ने चरखा संघ की स्थापना किया था। अगर गांधी जी की कुछ प्रमुख हम पुस्तकें की बात कर लें, यहां देख लो, गांधी जी के कुछ प्रमुख पुस्तकें की बात करें कि कौन कौन पुस्तक गांधी जी की देन है, तो आप पुस्तकें जब ध्यान दें तो थोड़ा समय में ये भी जानकारी ले लें। तो माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये गांधी जी की एक पुस्तक है। और गांधी जी की कौन पुस्तक है? ये आत्मकथा है, आत्मकथा है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये गांधी जी की पुस्तक है जो आती रहती है, हर कंपटीशन में आता रहता है ये। इसे यूपी पेट होता है, यूपी टेट होता है, सुपर टेट होता है, सब में आता रहता है ये। और हिंद स्वराज, ये 1909 की बात है। इनकी दूसरी पुस्तक की बात करें हम, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, ये तो आ चुका है पेपर में। हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी की है, 1909 में लिखा था। सुनो विद्यार्थियों, ये भी गांधी जी का है पुस्तक। सुनो विद्यार्थियों, ये भी गांधी जी का पुस्तक है। सुनो विद्यार्थियों, ध्यान देना इस पर। कई पुस्तक हो गए? 3। सुनो विद्यार्थियों। और अगर बात करें गांधी जी का, तो इंडियन ओपिनियन, ये भी गांधी जी की प्रमुख समाचार पत्रिका है। और बात करें यंग इंडिया, ये भी गांधी जी की प्रमुख पत्रिका है। और हरिजन, हाँ, यंग इंडियन क्या हो गया? हरिजन। गांधी जी ने हरिजन भी पत्रिका का जो है, हरिजन पत्रिका, ये गांधी ने निकाला था। कब निकाला पत्रिका गांधी जी? हरिजन, ये निकाला था पत्रिका गांधी जी ने, निकाला था हरिजन पत्रिका, इसलिए निकाला था ताकि 1932 में निकाला था, 1932 में। और हरिजन के लिए जो गांधी जी ने जो कहा था, इसी पत्रिका में संबोधित किया था। तो बस आज के लिए इतना ही। याद रखना सभी लोग, ये जरूर कंपटीशन में आता रहता, सभी कंपटीशन में आता रहता रहा, जरूर मन लगा के पढ़िए। यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे भारत में किसी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो, सभी में प्रश्न जरूर आता रहता है, क्योंकि गांधी जी से जुड़ी जुड़ी बातें जरूर मिलता है। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।